नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर यूपी पुलिस की तारीफ की जाती है, लेकिन यूपी के हापुड़ में बढ़ते आपराधिक मामले अब चिंता का विषय बन गई है। हापुड़ में संचालित ओयो होटल में हुए दुष्कर्म मामले को लेकर यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। यूं तो यूपी पुलिस दावा करती है कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन हापुड़ की इस घटना ने यूपी पुलिस की पोल खोल दी है। बताया जा रहा है कि हापुड़ में एक युवक ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। पूरा मामला हापुड़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां युवक ने हापुड़ के किठौर रोड स्थित ओयो होटल में इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार युवक ने होटल मैनेजर की मदद से नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी किसी को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर मोहल्ले के बाहर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने नाबालिग के पिता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पिता से बात करने पर पता चला कि उसकी नाबालिग बेटी 6 फरवरी की शाम घर से चाउमीन लेने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। 7 फरवरी की सुबह एक अनजान नंबर से फोन पर उसकी बेटी ने बताया कि वह काली मंदिर के पास रेलवे पार्क के पीछे खड़ी है। इस पर परिवार वाले तुरंत वहां पहुंचे और पुत्री को घर ले आए। पुत्री ने बताया कि रेलवे पार्क के सामने बिरयानी का ठेला लगाने वाला सोनू उसे बहला फुसलाकर किठौर रोड स्थित एक ओयो होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसकी पुत्री को काली मंदिर रेलवे पार्क के पास धमकी देकर छोड़कर चला गया। हापुड़ कोतवाली प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि पिता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक सोनू, जो यूपी के दस्तोई का रहने वाला है, साथ ही होटल मैनेजर शहजाद, जो रफीक नगर का रहने वाला है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब सवाल यह है कि यूपी सरकार जिस सूबे को इतना सुरक्षित बताती है, वहां ऐसी घटनाओं को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। बता दें, इससे पहले भी यूपी में रेप की घटनाएं सामने आती रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं जिसने यूपी को शर्मसार किया है। इससे पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। यूपी के एटा से हाल ही में एक ऐसी ही घटना सामने आई, जहां 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए ये बताया कि शनिवार को एटा के एक गांव में एक नाबालिग ने 4 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। सर्कल ऑफिसर कृष्ण मुरानी ने कहा कि घटना तब हुई जब बच्ची अपने बड़े भाई के साथ बकरियां चराने के लिए खेतों में गई थी और बड़े भाई ने उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया। इस बीच एक नाबालिग लड़के ने बच्ची को अकेला देखा और कथित तौर पर उसे फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के रोने की आवाज सुनकर जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग गया। सीओ ने बताया कि पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि यूपी के बाराबंकी से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जिसमें 2 युवक ने खुद को तांत्रिक बताकर महिला को शिकार बनाया था। एक गांव में खुद को तांत्रिक बताने वाले 2 युवक ने 23 साल की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में महिला की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को लेकर थाना प्रभारी रत्नेश कुमार ने बताया कि खुद को तांत्रिक बताते हुए राहुल, जिसकी उम्र 23, और मनोज, जिसकी उम्र 24, बुधवार शाम महिला से मुलाकात की और कहा कि वे उसकी शादी तय कराने में मदद करेंगे और उसे सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। इसके बाद दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आंकड़े बताते हैं कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है। आए दिन दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। ये बातें सुनने में आम लगे, लेकिन जब इसके तह में उतरते हैं तो पाते हैं हर घड़ी कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पूरे देश में हर रोज 86 दुष्कर्म के मामले आते हैं। इसमें से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 13% यानी 11 घटनाएं हर रोज होती हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं 2014 में 3467, 2017 में 4246 और 2020 में 2769 रेप के मामले सामने आए। यानी दुष्कर्म के मामले कुछ कम हुए हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से इस पर लगाम लगाने में असमर्थ है। एनसीआरबी कहता है कि यूपी में दुष्कर्म के 75% मामले में शादी का झांसा देकर किया जाता है। अक्सर ये वो मामले होते हैं जिनमें पीड़िता और आरोपी पहले आपसी सहमति शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन बाद में लड़की लड़की को अपनाने से मुकर जाते हैं। इसके अलावा दुष्कर्म के 37% मामलों में दुष्कर्म करने वाला कोई रिश्तेदार या जानने वाला ही होता है। सिर्फ 6% दुष्कर्म आरोपी ऐसे होते हैं जिससे पीड़िता अनजान होती है। दिल्ली में निर्भया के साथ हुए दुष्कर्म की घटना हम सबको याद है। दिल्ली में निर्भया के साथ हुए दुष्कर्म ने हिंसा की परिभाषा ही बदल कर रख दी। इस घटना के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश भर में व्यापक प्रदर्शन हुए थे।
आरोपियों का वहशियापन, दरिंदगी देख लोगों की रूह कांप गई थी। लेकिन बुरी तरह जख्मी उस छात्रा ने अपने इलाज और दोषियों की पहचान करने के दौरान जो हिम्मत दिखाई, उसे देखते हुए मीडिया ने उसे निर्भया का नाम दिया। निर्भया के गुनाहगारों को फांसी देने और उसे इंसाफ मिलने में 7 साल का समय लगा। दोषियों को 20 मार्च 2020 को फांसी पर लटकाया गया। साथ ही दुष्कर्म मामले को लेकर कई कानून में ऐतिहासिक बदलाव किए गए। बता दें कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में धारा 376 और धारा 375 के तहत रेप के मामले दर्ज होते हैं। इसी में दुष्कर्म की सजा बताई गई है। धारा 376 में दोषी को कम से कम 5 साल की सजा और अधिकतम 10 साल की कठोर सजा दी जाती है। लेकिन निर्भया कांड के बाद संविधान संशोधन हुआ। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के दोषियों को उम्र कैद या फिर फांसी दी जा सकती है। यूपी में महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया गया, लेकिन इसके तहत किसी बड़ी राहत की खबर अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन बीते 6 साल में रेप की घटनाएं कम हुई हैं, यानी कानून दुष्कर्म पर लगाम लगाने में कुछ हद तक सफल रहा। यूपी के एडीजी आशुतोष पांडे कहते हैं कि महिलाओं को दुष्कर्म जैसी जघन्य घटनाओं पर एकदम खामोश नहीं रहना चाहिए। भले ही दुष्कर्म करने वाला कोई शख्स उनका जानने वाला ही क्यों ना हो, उन्हें ऐसे मामलों की शिकायत पुलिस से करनी चाहिए। यूपी सरकार एनसीआरबी के इन आंकड़ों को नकारती आई है। सरकार के मुताबिक यूपी में अपराध का नियंत्रण हुआ है और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये प्रदेश की जनसंख्या के लिहाज से पूरे देश की तुलना में कम है। यूपी सरकार हाल के दिनों में अपराध पर नियंत्रण के लिए ताबड़तोड़ एनकाउंटर और रसुआ जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कर रही है। सरकार इसी कोशिश के हवाले से प्रदेश में अपराध नियंत्रण का दावा भी कर रही है। गौरतलब है कि यूपी सरकार हमेशा से ही एनसीआरबी द्वारा दिए गए आंकड़ों से इनकार करती रही है। यूपी सरकार अन्य राज्य की तुलना में जनसंख्या के आधार पर इसकी गणना करते हैं और एनसीआरबी पंजीकृत एफआईआर के आधार पर नंबर देते हैं। इसी वजह से दोनों के आंकड़ों में काफी अंतर नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्टोरीज। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।